हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे 12th बायोलॉजी के मॉडल प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एग्जाम में आपको टोटल 70 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 35 का ही केवल आंसर देना है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा। तो आइए यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। और आपको करना ये है कि जितना भी अभी हम क्वेश्चन बताएंगे, सभी क्वेश्चन को आपको याद करते हुए चलना है। और उसके अलावा जो भी पॉइंट है उसको भी याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को करना यह है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि क्या हो कि जब भी इस तरह के वीडियो आए, जैसे अभी तो बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, या फिर इसके अलावा ये तो फर्स्ट सेट है, फिर सेकंड सेट लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लास्ट तक देखना है बिल्कुल, और जितने भी क्वेश्चन है सबको याद करते हुए चलना है। तो आइए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, तो वो मुकुलन के माध्यम से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए हो जाएगी। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक जैसे आदि है, तो इसमें जो प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन, वो किसके द्वारा होता है, तो वो राइजोम के द्वारा होता है। राइजोम के द्वारा। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगी। तो फर्स्ट का मुकुलन और सेकंड का राइजोम हो गई। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे भ्रूणपोष है, तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसका आप लोग आंसर बताएं, इसका क्या हो जाएगा। भ्रूणपोष में टोटल यहाँ पे 3n क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, द्विखंडन किस में पाया जाता है। जैसे बाइनरी जो फ्यूजन होता है, द्विखंडन, वो किस में पाया जाता है, तो वो अमीबा में पाया जाता है। इसके अलावा पैरामीशियम में भी क्या पाया, द्विखंडन ही पाया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी हो जाएगी, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, अमीबा एवं पैरामीशियम दोनों में क्या पाया जाता है, तो बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। अब आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कौन अंडपरजक प्राणी है। अंडपरजक मतलब ये हो गया कि कौन सा ऐसा प्राणी है जो अंडा देता है, और उससे वहाँ पे क्या होता है, उससे उत्पत्ति का निर्माण होता है। तो जैसे मुर्गी को तो आप लोगों को मालूम ही होगा, सांप भी क्या देता है, अंडा। मगरमच्छ भी ये भी क्या देता है, अंडा ही देता है। तो इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगी, ऑल द अबव। मतलब इनमें से सभी जितने भी है सभी क्या है, अंडपरजक प्राणी है। अब आइए यहाँ पे हम सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में एम्फीबियन या तो फिर उभय स्थानीय किससे संबंधित है। जैसे कि मान लीजिए कि एम्फीबियन जैसे पानी में भी, और यहाँ पे ये धरती पे भी होता है, मतलब वो जल में भी और थल पे भी होता है। वो कौन सा है, तो शैवाल। शैवाल तो पानी के अंदर ही होता है। कवक भी हो गया, फिर टेरिफाइट्स, ये जो ब्रायोफाइट्स होता है, ये दोनों उभय स्थानीय होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, ब्रायोफाइट्स हो जाएगी। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वायु परागकण किसमें नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे वायु परागन किसमें नहीं होता है, तो घास में तो वायु परागन होता ही है, गेहूं में भी होता ही है। इसके अलावा मक्का में तो आप लोग जानते हो कि जो शीश रहता है उससे वहाँ पे परागकण होता है। तो किसके द्वारा, जैसे जब उसमें हवा जो बहती है उस टाइम। अब देखिए सेल्बिया जो है, सेल्बिया में क्या होती है, वायु परागन के द्वारा। यहाँ पे इसमें परागकण नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, सेल्बिया हो जाएगी। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी होती है, प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका, या तो फिर ए और बी दोनों होती है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, सेकेंडरी जो सेंटर होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है, ये भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गई। अब देखते हैं 9 नंबर, परागकण मुख्यतः है। परागकण क्या होता है, स्पेरोफाइट युग्मक होता है, या तो फिर नर युग्मक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो परागकण होता है, ये क्या होता है, नर युग्मक होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, नर युग्मक होता है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। यहाँ पे फ्यूजन होगा, ये फ्यूजन होगा। तो देखिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजोजेन होता है, फ्यूजन होता है, वो PEG होता है, डेट मीन्स पॉलीथीन ग्लाइकोल होता है।
पॉलीथीन ग्लाइकोल होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी पॉलीथीन ग्लाइकोल। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 11वां नंबर, गर्भाशय किससे संबंधित है? तो इसका ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बताइए किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, मादा या स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, या इनमें से सभी? तो नर जनन तंत्र से तो नहीं है, पादप जनन तंत्र से भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी मादा या तो फिर स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है कौन सा? गर्भाशय। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। द्विगुणित संरचना है, डाइपोलॉइड संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो किस में होती है? अंड में, युग्मनज में, या तो फिर ए और बी दोनों में, या द्वितीय केंद्र में। तो द्विगुणित संरचना किस में होती है? जल्दी बताइए आप लोग। तो ये जो होती है सो युग्मनज में होती है, जायगोट में होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, जायगोट हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है? शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है? तो ये एक्रोसोम से शराब से, एक्रोसोम के शराब से क्या करता है? उसको विभेदित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो एक्रोसोम जो होता है वो मानव शुक्राणु के सिर का भाग होता है। मानव शुक्राणु के सिर का भाग जो होता है उसको हम एक्रोसोम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, ये मानव शुक्राणु के सिर का भाग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 15 नंबर। इसमें किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मोर्टेलिटी, इसको मोर्टेलिटी कहते हैं। और फर्टिलिटी मतलब ये क्या हो गया कि जैसे जनसंख्या वृद्धि जो होता है वो फर्टिलिटी, और जो मृत्यु होती है उसको मोर्टेलिटी कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी किसको रोकता है? कॉपर टी जो है सो अंड जनन को रोकता है, जिससे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, अंड जनन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 17 नंबर। स्त्री में कौन गुणसूत्र होंगे या तो फिर होते हैं? यहाँ पे देखिए स्त्री में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि स्त्री में 44 और प्लस XX होता है। डेट मीन्स ये 46 तो होता ही है, तो 44 प्लस XX। और मेल में कौन सा होता है? तो XY होता है। जैसे X ये जैसे ये हो गया हमारा किसके लिए? तो लड़की, और Y लड़का। तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए कोई स्त्री है उसके पास तो XX रहता है, अगर पुरुष से भी X आया तो उससे होने वाली जो संतति होगी वो क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी और माता हो जाएगी। और अगर पुरुष से Y आया तो उससे होने वाली संतति जो होगा वो पुरुष होगा, यानी वो लड़का होगा। तो इस तरह से तो स्त्री में पूछा था इसमें कौन से गुणसूत्र होते हैं? 44 प्लस XX। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी बीमारी होती है? क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्तता, या तो फिर डाउन सिंड्रोम। ये बताइए यहाँ पे जैसे 21वें गुणसूत्र होती है और उसमें जो ट्राइसोमी होती है तो वो आनुवांशिक बीमारी किसके कारण होती है? तो देखिए यहाँ पे 18 जो है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, डाउन सिंड्रोम के कारण। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? तो वो होती है डाउन सिंड्रोम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण जो होता है उस सिद्धांत को हम और क्या कहते हैं? प्रभाविता नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम, युग्मकों की शुद्धता नियम, या तो फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथक्करण के सिद्धांत है ना, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता नियम कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर है कि ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है यहाँ पे ये घोंघा में, या तो फिर तिलजट्टा में, मोर में, या मनुष्य में। तो ये मोर में देखा जाता है। ZZ/ZW का तरह का जो लिंग निर्धारण होता है ये मोर में पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? आनुवांशिकता का जो नियम है वो किसने प्रस्तावित किया? तो वो मेंडल ने किया। तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, मेंडल हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन।
इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो देखिए सार्वभौमिक रक्तदाता मतलब ये हो गया कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो क्या करता है, सभी को दे देता है, यानी सबको वो ब्लड दे सकता है। तो वो होता है ओ, होता है ओ हो जाता है। और इसका अब इसका आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो यूनिवर्सल यानी एक्सेप्टर है, जो सबसे ले लेता है। तो सबसे कौन ले लेता है? तो ए बी जो है वो सभी से रक्त ले लेता है, और सबको कौन दे देता है? तो ओ जो है वो सबको दे देता है। तो यूनिवर्सल डोनर हो गया ओ, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो गया? ए बी हो गया। तो ये दोनों आप याद रख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर, यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो इसका जो बेस होता है, जैसे ये हमारा हो गया DNA और ये हमारा हो गया RNA। DNA में होता है एडिनिन, ज्यूनानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। RNA में होता है एडिनिन, ज्यूनानिन और साइटोसिन, उसके बाद यूरासिल होता है। देखिए यहाँ पे DNA में कौन सा बेस पाया जाता है और RNA में कौन सा बेस पाया जाता है। तो ये जो 3 बेस है, ये AGC डेट मीन्स एडिनिन, ज्यूनानिन, साइटोसिन, ये दोनों में पाया जाता है, RNA और DNA दोनों में। और उसके अलावा जो थाइमिन होता है, थाइमिन पाया जाता है DNA में, और यूरासिल जो है सो RNA में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DNA में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं रहता है, तो वो यूरासिल प्रेजेंट नहीं रहता। या तो फिर इस तरह से पूछेगा कि RNA में कौन सा बेस प्रेजेंट रहता है, तो यूरासिल प्रेजेंट रहता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, यूरेसिल किससे संबंधित होता है? तो यूरासिल किस में? तो RNA से। तो देखिए RNA, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? अब देखिए हिम अंधता क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। हिम अंधता, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे जो पहाड़ी इलाका है, उसमें क्या होता है कि जो बर्फ़ जमा रहता है, तो बर्फ़ से लाइट रिफ्लेक्ट होके और फिर यहाँ पे आँख पे आती है, जिसके कारण क्या होता है कि आँखों में दर्द होने लगता है, सिर दर्द हो जाता है, कभी कभी सूजन भी हो जाता है, लाल पलकें हो जाती है, ये सब होती है। ये सब किसके कारण होती है? तो ये यूवी बीटा के कारण होती है। यूवी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, और ये बीटा के कारण वो उसको क्या करता है, अवशोषण जब करता है, जिसके कारण हमें हिम अंधता हो सकती है, हो जाती है। अगर प्रॉपर जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं जहाँ पे बर्फीला इलाका है, और वहाँ पे अगर धूप जो पड़ती है तो देख धूप, तो उससे तो रिफ्लेक्शन होता है, और वो रिफ्लेक्शन कौन रहता है? तो यूवी बीटा रहती है, जिसके कारण आपका आँख खराब हो सकता है, आँख में दर्द हो सकता है, सिर दर्द होने लगेगा। इसलिए आपको प्रॉपर वहाँ पे सनग्लास लगाना चाहिए, जिससे इससे आप बच सकते हैं, हिम अंधता से बच सकते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? यूवी बीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 7? तो डेट मीन्स इसका 2n = 40 है ना, 14 है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा ना। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। ओपेरॉन जो मॉडल था वो कौन प्रस्तावित किया था? तो ये जैकब एवं मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था, जैकब एवं मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था। तो 26 का राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगी। अब देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? तो ये बनता है तब जब यहाँ पे हमारा जो होता है DNA के पश्चगामी स्ट्रैंड में बनता है, DNA के पश्चगामी स्ट्रैंड में बनता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 28 नंबर। तो इसमें दिया है कि DNA अणु में साइटोसिन 18% है, एडिनिन का प्रतिशत कितना होगा? तो अभी जस्ट आपको बताएं कि DNA और RNA में क्या पाया जाता है, तो साइटोसिन, एडेनिन, ज्यूनानिन तीनों पाया जाता है। अब वो यहाँ पे बोला कि DNA में साइटोसिन जो है 18% है, तो एडेनिन कितना हो जाएगा? तो एडेनिन हो जाएगा 32% हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, 32% हो जाएगी। अब देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो DNA आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो हमारा हो जाता है बैक्टीरियोफेज का।
बैक्टीरियोफेज का होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, बैक्टीरियोफेज। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैक ऑपरेन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? लैक ऑपरेन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो ये जो संरचनात्मक जीन 3 होते हैं, एक एक्स और ए और जेड होता है, या तो फिर जेड वाई और ए हो जाता है, जेड वाई और ए हो जाता है। तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगी, जेड वाई और ए हो जाएगी। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर इसमें दिया है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? जैसे मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी जो प्राणी है उसमें अनुकूली विकिरण जो होता है वो किसका उदाहरण है? अपसारी क्रम विकास का, या तो फिर अभिसारी क्रम विकास का, या सॉल्टेनेशन का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 31 है ना। तो ये जो शिशुधानी प्राणियों की जो अनुकूली विकिरण जो होती है, ये उदाहरण हमारा जो होता है वो हमारा हो जाता है अभिसारी क्रम विकास का। किसका होता है? तो अभिसारी क्रम विकास का हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 में दिया है कि एसएल मिलर किससे संबंधित है? एसएल मिलर जो है वो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 33 नंबर देख लेते हैं। इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? अनुत्तरिक, बर्मी फार्म अपेंडिक्स, निमेशक पटल, या आंख की अपरायणता। तो ये जो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, ये बर्मी फार्म एवं अपेंडिक्स। ये क्या होता है कि हमारा अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 34 नंबर, एंट अमीबा इनमें से क्या है? शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ, या तो फिर कवक है। तो यहाँ पे एंट अमीबा है ना। तो एंट अमीबा जो हमारा होता है वो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। निम्न, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो जीवाणु से नहीं होती है। तो टाइफाइड तो जीवाणु से होती है, कुष्ठ भी क्या होती है? जीवाणु से ही होती है, और डिप्थेरिया ये भी जीवाणु जनित रोग है। और बचा यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। क्या होता है? ये जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन होता है हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिस्टामिन। अब देख लेते हैं यहाँ पे 37 नंबर, HIV में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV जो है सो निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी कोशिका, टी कोशिका, या तो फिर एपिथेलियम कोशिका, या टी हेल्पर कोशिका। तो HIV टी हेल्पर कोशिका को बर्बाद कर देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा, टी हेल्पर कोशिका। अब देख लेते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग जो होता है वो सिफिलिस होता है। सिफिलिस जो है ये यौन संचारित रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, सिफिलिस। अब देख लेते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है। तो विडाल परीक्षण से हम क्या किसको कौन सी बीमारी को पता लगाते हैं? तो देखिए विडाल परीक्षण से हम टाइफाइड बीमारी का पता लगाते हैं। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, याद रखिए। ये टाइफाइड को हम विडाल परीक्षण से ज्ञात करते हैं। ये किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। और कौन से यहाँ पे जैसे कौन से जीवाणु के कारण? तो वो होता है सॉल्मोनेला। देखिए ये जो जीवाणु होता है ये होता है यहाँ पे नेला, साल्मोनेला। यहाँ पे हमारा हो गया टाइफी। इस नामक जीवाणु जो होता है इसके कारण हमारा टाइफाइड हो जाता है। तो देख लिया यहाँ पे जीवाणु जनित रोग है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण ये होता है। नहीं, साल्मोनेला टाइफाइड जो टाइफी है वो जीवाणु का नाम है। और ये होता किसके कारण है? तो जनरली आप लोग जानते हो कि जैसे संदूषित भोजन हुए पानी जो होता है उसके कारण ये हमारा बीमारी हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। इसलिए आप लोग संदूषित पानी, डेट मीन्स जो दूषित पानी होता है ये आपको नहीं, और जो भोजन है ये सब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बच्चा हमारे यहाँ पे क्या इसके लक्षण कौन कौन से हैं? लक्षण में जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको लगातार तेज बुखार रहेगा, अमाशय में पीड़ा होगी, फिर कब्ज होगा, सिर दर्द, भूख न लगना, ये सारा ETC ये क्या है इसका मतलब जनरली लक्षण होता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग जान गए। टाइफाइड का पता किसके द्वारा? विडाल के कौन सी बीमारी? तो जीवाणु जनित कौन सा यहाँ पे बैक्टीरिया?
तो वो आपको बता दी साल्मोनेला टाइफी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर देखते हैं। मलेरिया कौन रोग फैलता है? मलेरिया जो रोग होता है किसके कारण? तो मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब देख लेते हैं 41, इसमें है कि कौन सा एक जैव खाद नहीं है? जैव खाद नहीं है, तो जैव खाद यहाँ पे कौन कौन सा नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा बेसिलस थुरिनजियस से हो जाएगा। ये हमारा जो जैव खाद नहीं है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसिलस और थुरिनजिएसिस, ये हमारा क्या है? तो जैव खाद नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर में दिया है ताइचुंग इनमें किसकी किस्म है? तो ताइचुंग जो है ये हमारा धान की किस्म है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ताइचुंग किसकी किस्म है? तो धान की किस्म है, तो ये इसको आप याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर, इसमें कौन सी गलत जोड़ी है? C111 C या तो फिर C यहाँ पे डबल ए है, और ये इसका देखिए गलत जो हो जाएगा टी और यू के साथ हो जाएगा। तो इसमें से कौन सी गलत जोड़ी हो गई? तो ऑप्शन डी जो है ये गलत जोड़ी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब देखते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? अब देखिए गेहूं, दाल, चाय या आम। पूछा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा जो आनुवांशिक विविधता यानी अनेक प्रकार के जो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा टाइप्स का यहाँ पे कौन चीज़ पाया जाता है? गेहूँ पाया जाता है, दाल पाया जाता है, चाय पाया जाता है, ये आम। तो आम जो है सो भारत में सबसे अधिक आम की जो सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, अनेक अनेक प्रकार के आम यहाँ पे उगाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में निम्न में कौन सा एक कुक्कुट रोग है? कुक्कुट रोग कौन सा होता है? टाइफाइड होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, टाइफाइड हो जाएगी। और इसके बारे में सारा चीज़ आपको हम बता ही दिए हैं। अब आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स जो है एक जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है, एक जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो ये क्वेश्चन तो आप लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, पास्चुराइजेशन जो क्रिया करते हैं जो लुई पास्चर दिए थे, तो इसमें कौन कौन से हैं? या तो फिर किसी भी तरल पदार्थ को गर्म कर देते हैं, या किसी तरल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या तो फिर किसी तरल को 70 से 80 डिग्री पर गर्म करके उसे शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, ये नहीं पूछा है कि पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं। अगर मान लीजिए कि पास्चुराइजेशन किसे कहते हैं, तब उसका आंसर क्या हो जाता है? किसी तरल पदार्थ को या तो फिर दूध को 70 से 80 डिग्री गर्म करके उसे शीघ्रता से ठंडा कर देते हैं, उसको पास्चुराइजेशन करते हैं। और इसमें किसको गर्म करते हैं? तो दूध को गर्म करते हैं, केवल हम दूध को गर्म करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ऐसा क्यों करते हैं? तो पास्चराइजेशन क्या होता है कि दूध में जो भी ये जीवाणु होता है, ये सारा चीज़ उसमें नष्ट हो जाता है। तो ये पास्चराइजेशन से हम क्या करते हैं? यहाँ पे दूध को सुरक्षित रखते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बीटा लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ये जो बीटा लिम्फोसाइट है इसका कहाँ निर्माण होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? ये हमारा सूचक है बाह्य जलमल प्रदूषण का। जब बाह्य जलमल प्रदूषण हो जाता है तो वो ई कोलाई की अधिकता को दर्शाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 51 नंबर इसमें है कि GATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का अभिज्ञान स्थान है? GATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का अभिज्ञान स्थान है? तो ये जो अभिज्ञान यहाँ पे है अभिज्ञान स्थान है ना, तो अभिज्ञान स्थान जो ये होता है हमारा इको आर का, ये हमारा हो जाता है इकोलाई आर आई का हो जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, इको आर आई हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जाने जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो जाने जाते हैं वो आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आणविक कैंची के रूप में। अब देख लेते हैं यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन, पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? अब देखिए पुनर्योगज डीएनए जो टीके होता है
वो क्या होता है, इम्यूनोजेनिक लिपिड होता है, या तो फिर इम्यूनोजेनिक अम्ल होता है, प्रोटीन होता है, या तो फिर एक्सोजेनिक प्रोटीन। इम्यूनोजेनिक लिपिड, अम्ल, या तो फिर प्रोटीन, या तो फिर एक्सपोजेनिक प्रोटीन होता है। तो बताइए कि पुनर्योगज डीएनए टीके क्या होता है। पुनर्योगज डीएनए जो टीके होता है वो हमारा इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है, प्रोटीन का काम करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। समस्त, यहाँ पे देखिए किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन और उसके अलील जीन कोष कहलाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन कोष कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि निम्न में कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है। तंबाकू के पौधों को जड़े को संक्रमित कर उसको यहाँ पे खत्म कर देता है पौधा को। ये कौन करता है, तो ये करता है मेलॉयडोजिन इंकोग्निटा करता है, मेलॉयडोजिन इंकोग्निटा करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, EcoRI एंजाइम्स का स्रोत है। जस्ट अभी EcoRI के बारे में पढ़े, वो उसका जो स्रोत है उस EcoRI एंजाइम्स है, तो वो कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, ये बताइए आप यहाँ पे। तो ये EcoRI जो एंजाइम्स है, इसका जो हमारा सोर्स होता है वो हमारा होता है E. coli होता है। E. coli से क्या हमारा बनता है, तो EcoRI एंजाइम्स का बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव संश्लेषित पदार्थों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आप बताइए। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं पृथक्करण और शोधन, दोनों कहते हैं। जब उसको संश्लेषित यानी सिंथेसिस करके और विपणन के लिए जब भेजे जाते हैं तो उसको हम पृथक्करण और शोधन कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, ए और बी दोनों हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्राइजिन वॉल कृमि के से किस फसल को बचाता है। क्राइजिन वॉल कृमि से किस फसल को बचाता है, तो ये बचाता है हमारा क्राइजिन वॉल कृमि, है ना। तो क्राइजिन वॉल कृमि जो है वो हमारा फसल को जो बचाता है वो हमारा हो जाता है कपास। कपास फसल को हमारा ये नुकसान नहीं पहुंचाता, उससे वो बचाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कपास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। अनुकूली विकिरण का, या तो फिर ट्रांसडक्शन का, या किसी समुदाय के पूर्व स्थित विभिन्नता, या अपसारी क्रम विकास का। तो बताइए यहाँ पे ये हमारा ये है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का दुष्प्रभाव ना। तो ये जो उदाहरण है हमारा किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि मरुदभिदी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। मॉस, जीनिया, गुलाब, या तो फिर नागफली। ये हमारा जो नागफली है मरुदभिदी अनुकूलन का उदाहरण है। तो ये क्या होता है कि मरुस्थल में पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, नागफनी हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। देखिए जब पारिस्थितिक तंत्र है, ये मान लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र, ये क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय हमारा क्या होता है, यहाँ पे जैसे घास हो गया, फिर यहाँ पे कोई जानवर, फिर उसको ये खा जाए, फिर इस तरह से। तो एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक दिशीय हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब देख लेते हैं जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे आप देते हैं कोई भी पौधा रोपते हैं, अब उसमें जैसे पानी आप डालते हैं, तो जल धारण करने की क्षमता किसके पास होती है, वो पौधे के पास होती है, या तो फिर वहाँ पे जो मृदा है वो जमीन है उसके पास होती है। तो पौधे जल धारण करने की क्षमता मृदा के पास होती है ना, पौधे के पास तो नहीं होते है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मृदा का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कभी भी उल्टा नहीं होता है। ऊर्जा यानी एनर्जी का जो पिरामिड होता है
वो कभी भी उल्टा नहीं होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड। अब देखिए यहाँ पे 64 नंबर है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है। विश्व में जो पाया जाता है हॉटस्पॉट, इसमें कौन से उसकी संख्या कितनी है, तो वो उसकी संख्या 34 होती है, 34। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 65 नंबर, रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची तैयार की जाती है या रहती है। तो आपको मालूम है जैसे रेड डाटा पुस्तक, इसमें जो विलुप्त प्राय पौधा हो गया, जीव हो गया, कोई भी प्रजाति है, ये सभी प्रजाति को क्या किया जाता है, इसमें यहाँ पे रखा जाता है। जो यहाँ पे विलुप्त होने के कगार पे है या वो विलुप्त हो चुकी है, इस सब को यहाँ पे रखा जाता है। तो दुर्लभ प्रजातियाँ हैं, विलुप्त प्रजाति हो गई, संकटग्रस्त प्रजाति हो गई, तो ये तीनों को इसमें हम यहाँ पे रखते हैं, जिसको हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है। निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा बीज बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीज बैंक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो होता है वो तो ओजोन से एक हो गया, उसके बाद पेन जो होता है ये हमारा हो गया, और फिर बनता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ये तीनों मिलकर प्रकाश रासायनिक में धूम कोहरा का निर्माण करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण। अब देखिए जैसे त्वचा का कैंसर हो जाता है अभी, फिर उच्च उत्परिवर्तन होता है, तो ये सब किसके कारण होता है, तो ओजोन का जो क्षरण हुआ है उसके कारण होता है, जिससे जो उससे जो यूवी रेज जो होती है, परावैंगिक किरणें होती है, वो डायरेक्ट अगर वुमेन से लगे तो उसमें क्या होता है, त्वचा का कैंसर हो जाता है, उच्च उत्परिवर्तन होता है। तो ये सब किसके कारण, ओजोन के क्षरण के कारण हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, ओजोन क्षरण। अब देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, इसमें है प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है। अब अम्ल वर्षा आप लोग जानते होंगे, एसिड रेन, तो ये किसके कारण, ये कौन सा अम्ल के कारण होता है, तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब आइए यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें है कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। WHO का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो WHO जो एक दिया है कि ध्वनि अगर इसके बीच इस मतलब इतना से लेकर इतना डेसिबल के बीच है तो वो मानक सही है, नहीं तो उसके बाद क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण होने लगता है। ये कौन सा है, तो अगर ध्वनि 20 से लेकर 30 डेसिबल तक है तो ये हमारा सही माना जाएगा। इसके अलावा जैसे 90 डेसिमल है, ये कि हमारा किस में आएगा, ये ध्वनि प्रदूषण के में आएगा। तो यहाँ पे हम टोटल 70 क्वेश्चन थे, सभी का यहाँ पे आपको अच्छे से आंसर बता दिए हैं। अब आप लोगों को करना ये है कि अभी जितना क्वेश्चन बताए सभी को आपको याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये सारा चीज़ को आपको याद रखना है। अब इसके अलावा करना ये है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब भी इस क्वेश्चन को देख सके। और आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह के और भी, जैसे ये फर्स्ट सेट है फिर सेकेंड सेट लाएंगे तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।